हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम अप्लाइड मैकेनिक्स का फोर्थ चैप्टर। चैप्टर का नाम है गुरुत्व केंद्र और केंद्रक और गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़े थे और जो तीसरा चैप्टर है वो पिछले काफी दिनों से चल रहा था। उसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए, हमने हर प्रकार के न्यूमेरिकल किए। अगर आपको पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में किसी में भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर मेरे नंबर निकालकर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी समस्या आप बेझिझक होकर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 14 चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो केंद्रक और गुरुत्व केंद्र है, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, सहती केंद्र। द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। देखो ये क्या होता है, एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे कण हैं, हजारों लाखों करोड़ों कण होते हैं। हर एक कण का अपना अपना द्रव्यमान होता है। तो इन सभी का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग बिंदु पर है, लेकिन एक ऐसा बिंदु है सभी कणों के बीच में जिस पर इस पूरी वस्तु का या बॉडी का द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सहती केंद्र या फिर द्रव्यमान केंद्र। देखो यहां पर क्या परिभाषा दी हुई है तुम्हारी, किसी पिंड का सहती केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर पिंड की सहती केंद्रित होती है। किसी भी निश्चित बिंदु के परित पिंड की कुल सहती का आघूर्ण उस बिंदु के परित पिंड के विभिन्न कणों की सहती के अलग अलग आघूर्णों के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यह है कि अगर हम प्रत्येक बिंदु का प्रत्येक कण का अलग अलग आघूर्ण निकालें और सभी आघूर्णों को जोड़ दें तो इस पूरी बॉडी के आघूर्ण के बराबर निकलेगा। उसको बोलेंगे हम इस पूरी बॉडी का आघूर्ण। ठीक है, तो यहां पर प्रत्येक बॉडी का जो केंद्र है उनका सबका जो टोटल केंद्र होगा वो होगा द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा दूसरा पॉइंट केंद्रक। मिटा देता हूं मैं इसको यहां पर। दूसरा पॉइंट है केंद्रक, सेंट्रोइड, या इसको सेंटर ऑफ एरिया भी बोलते हैं। मतलब कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसका जो क्षेत्रफल है उसका जो केंद्र होगा, इस पूरी बॉडी के क्षेत्रफल का जो केंद्र होगा, बीचों बीच का जो भाग होगा वो इसका केंद्र कहलाएगा। ठीक है, या फिर देखिए यहां पर क्या परिभाषा दी हुई है, केंद्र या परिकेंद्र किसी एक समान मोटाई के समतल क्षेत्र का वह बिंदु है जिस पर उस क्षेत्र का पूरा क्षेत्रफल कार्य करता है। केंद्र के चारों ओर सारा क्षेत्र समरूप होता है। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र, अब हम गुरुत्व केंद्र की बात करते हैं कि क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके द्रव्यमान के लिए काम में लिया जाता है, जबकि केंद्रक पिंड के द्रव्यमान के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन यह क्षेत्रफल के लिए काम में लिया जाता है। दोबारा देखें, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसके द्रव्यमान के लिए काम में लिया जाता है, जबकि केंद्रक पिंड के द्रव्यमान के लिए काम में नहीं लिया जाता है, लेकिन यह क्षेत्रफल के लिए काम में लिया जाता है। सिर्फ क्षेत्रफल के लिए काम में लिया जाता है। तो देखो अब हम यहां पर पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की विधियां। 2 प्रकार की विधियां हैं, एक तो है व्यवहारिक विधि जिसको हम प्रैक्टिकल मेथड बोलते हैं। तो देखो प्रैक्टिकल मेथड कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई वस्तु है ना। दो विधियां हैं, एक तो प्रैक्टिकल मेथड और एक दूसरा मैथमेटिकल मेथड। तो हम प्रैक्टिकल मेथड की बात कर रहे हैं पहले। जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई बॉडी है, वस्तु है, इसका हमें गुरुत्व केंद्र निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कोई छत है, उसमें कील ठोक के एक रस्सी बांध दी, पतली रस्सी ली, बिल्कुल जैसे धागा ले लिया, उससे मैंने इसको बांध कर लटका दिया। मैंने बीचों बीच से इसको बांध कर लटका दिया। ठीक है, लटके रहने दिया इसको। कुछ देर 5-10 मिनट बाद में ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब ये हिलना डुलना बंद हो जाए तो एक पेन लेंगे कुछ इस प्रकार का,
और उस पर कुछ इस तरह से लाइन खींच देंगे। जैसे मान लो ये ऐसे रुक गया, तो यहाँ पर बीचों बीच से उस धागे की सिर में सीधी लाइन खींच देंगे, इस तरह से ये लाइन खींच देंगे ना। फिर उसको खोलेंगे और इस तरह से बांध देंगे धागा, यहाँ से बांध कर इसको लटका देंगे। फिर उसी प्रकार से 10-15 मिनट इसको छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, तो उस धागे की सीध में इसको यूं खींच देंगे। ठीक है, खींच दिया, फिर खोलेंगे और फिर उसको इस तरह से बांध देंगे, है ना। इस तरह से बांधने के बाद में क्या करेंगे, कुछ देर इसको रोकेंगे। फिर जब शांत हो जाएगा तो फिर इस तरह से रस्सी की सिर में रस्सी खींच देंगे, वो लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर बीचों बीच 3D में एक वो आएगा, तो ये इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से यहाँ पर। तो जिस बिंदु पर ये पॉइंट मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट इसका क्या होगा, इसके बीचों बीच, बॉडी के बीचों बीच इस सिर में ये इसका गुरुत्व केंद्र होगा। मतलब इस बिंदु पर हम रस्सी बांधकर इस बॉडी को लटकाएंगे यूं, तो ये बिना हिले डुले सीधी सीधी यहाँ से सीधे उठाई जा सकती है। इसको ये किसी भी दिशा में डिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये बिल्कुल ऐसे कैसे सीधी उठ जाएगी। तो ये तो हो गया इसका प्रैक्टिकल मेथड। अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल मेथड की, है ना। तो देखिए, गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की गणितीय विधि। देखिए, मान लो एक कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे कण हैं, एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ऐसे बहुत सारे कण हैं। ठीक है, प्रत्येक का एरिया A1 इसका है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है, इसका A5 है, इसका A6 है, इसका A7, A8, इसका AN, मतलब N है तो AN कितने भी हो सकते हैं ये। और ये तो इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के बाद में यहां पर देखा जाए तो हम इसका एक सेंट्रल एक्सिस लेते हैं इस तरह से। ये हमने इसका एक सेंट्रल एक्सिस ले लिया। यदि यह बॉडी किसी अक्ष के प्रति सममित है तो अब क्या करेंगे, यहां से इस सेंट्रल एक्सिस से हर एक बिंदु का जो गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो मान लो जो A1 एरिया है उसकी गुरुत्व केंद्र की स्थिति x1 है, A2 की x2, x3, x4 इस तरह से, है ना। और y अक्ष से दूरी लेंगे तो ये y1, y2, y3, y4 इस तरह से ये दूरी आएगी। तो यहां पर हम गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हम x बार निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा AIXI अपॉन सिग्मा AI। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस 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 इस तरह जोड़ते चले जाएंगे। और यहां पर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 इस तरह से जितने भी क्षेत्रफल हैं सब बन निकलेंगे। और ये तो हो गई x बार की बात। इस तरह से y बार निकालेंगे, है ना। y बार निकालने के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला, जहां पर x है उसकी जगह y हो जाएगा। तो AI अपॉन सिग्मा AI इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 इस तरह से, है ना। यहां पर A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, ये इसकी थ्योरी बहुत छोटी सी है, बस इसके न्यूमेरिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। तो अब न्यूमेरिकल करते हैं इसके। मैं आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन जैसे मान लो एक कोई बॉडी है, सिंपल सी बॉडी लेते हैं। एक ये L सेक्शन है ना, जिसकी यहां से और यहां तक ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। यहां से यहां तक है ये 5 सेंटीमीटर, है ना। और ये 10 है तो ये बचा हुआ 5 का ही होगा, तो 5 सेंटीमीटर ये ले लिया। और यहां से ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 10 सेंटीमीटर का। ये कोई सेक्शन है, इसका हमें गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है।
तो गुरुत्व केंद्र याद करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉडी को देखेंगे कि ये किसी अक्ष के प्रति सममित है या नहीं है। तो यहाँ देखें, यहां से अगर इसको दो हिस्से करके देखें तो ये सममित नहीं है, ऐसे नीचे से करके देखते हैं तो ये सममित नहीं है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दी गई आकृति किसी भी अक्ष के प्रति सममित नहीं है। अतः सममित नहीं है, अतः लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, x बार और y बार दोनों निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखो हम एक x अक्ष और y अक्ष दोनों खींच देते हैं। हमने x अक्ष खींच दिया और ये हमने y अक्ष खींच दिया, है ना। तो देखिए यहां पर दो आकृति बना लेते हैं हम, ये हमने आकृति बना ली। यहां पर x बार निकालेंगे, x बार का फॉर्मूला मैंने तुमको क्या बताया था, a1 x1 प्लस a2 x2। दो ही आकृतियां हैं, एक ये रही बटे a1 प्लस a2। ध्यान दें, इसको हम पहली मान लेते हैं, इसको दूसरे नंबर की मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल ध्यान दें 5 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा तो ये 10 बचेगा, चौड़ाई 5 है, 5 गुणा 10 कितना हो गया 50। ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया ना। अब ध्यान दें x बार क्या होता है, y अक्ष से दूरी क्या होती है इसकी, y अक्ष क्या है ये, तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, गुरुत्व केंद्र होता है इसकी बॉडी के बीचों बीच। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ध्यान दें यहां पर ये जो आयताकार बॉडी है इसके बीचों बीच इसका क्या होता है, इसका गुरुत्व केंद्र मौजूद होता है। तो यहां पर 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 5 सेंटीमीटर दूरी मतलब आधी इसकी 5/2 सेंटीमीटर पर इसका क्या होगा, गुरुत्व केंद्र मौजूद होगा, है ना। प्लस ये तो x1 का मान हो गया, प्लस a2। अब इस दूरी की बात करते हैं, क्षेत्रफल कितना होगा 10 × 5 50 ही होगा इसका। इसके गुरुत्व केंद्र की बात करते हैं, 10 का आधा कितना हो जाएगा, इससे दूरी लेंगे तो 5 बटे 50 प्लस 50। हल करेंगे कितना होगा, यहां पर ये हो गया 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 125 और 250 कितना हो गया 375 बटे 50 100। तो ये हो गया 3.75 सेंटीमीटर। ये हो गया x अक्ष से इधर की ओर दूरी, है ना। अब हम y बार और निकालते हैं, y बार देखिए फॉर्मूला वैसे हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 बटे a1 प्लस a2। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस x की जगह y हो जाएगा। तो यहां पर देखें क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा, 50 इंटू यहां पर 50 होगा, यहां पर 50 प्लस 50। हमें यहां पर जो इस पर ध्यान देना है, ये जो y1 का मान क्या है, तो y1 क्या लेंगे हम, x अक्ष से दूरी y1 होती है। तो ये दूरी देखिए यहां से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, 10 की आधी 5 तो ये होगी, 5 ही होगी, है ना। तो 10 हो गई, देखो यहां से यहां तक 5 और ये 10 की आधी 5 प्लस 5 10, है ना। तो इसके लिए तो 10 हो गई, और इसके लिए कितनी होगी 5 की आधी, वही 5/2। तो देखो ये कितना हो गया 50 गुणा 10 करेंगे 500 और 50 गुणा 2.5 करेंगे कितना होगा 125। 500 और 25 कितने हो, 125 कितने हो 625 बटे 50 प्लस 50 100। तो ये हो गया 6.25 सेंटीमीटर। तो ध्यान दें गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होगी, यहां से ये हमारा मूल बिंदु है, यहां से हम x की दूरी निकालेंगे तो x किधर चलेगी, इधर चलेंगे। मतलब ये यहां पर अगर पहुंच जाते तो 5 होता है, तो 5 से पहले 3.75 तक, मतलब इस चिन्ह में, और 6 ऊपर चलेंगे 6.25, मतलब 5 यहां तो यहां तक ना। तो इस चिन्ह में यहां पर ये लगभग दूरी आके पहुंचेगी। अगर इस बिंदु पर हम इसको बांधकर रस्सी से बांधकर इसको यूं कहीं उठाएंगे तो बिना हिले डुले यूं को यूं उठ जाएगा ना, बिना इसमें कोई डिफ्लेक्शन के ये सीधी सीधी उठाई जा सकती है इस वस्तु को। तो इस तरह से हमने ये जो दो आंसर निकाले हैं, ये x बार और y बार है, मतलब इसकी गुरुत्व केंद्र की स्थिति है ये। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसमें कुछ आकृतियां हैं जिनका गुरुत्व केंद्र की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए साथ साथ में।
आप ऐसे कीजिए, वीडियो को रोक कर न्यूमेरिकल उतार लिया करो ना, और थ्योरेटिकल भाग उसको भी आप लिख लिया करो वीडियो को रोक कर, क्योंकि अगर मैं वीडियो में काफी देर तक रुकूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं बात करता हूँ आयत के बारे में ना। आयत के बारे में अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो बता देता हूँ, रेक्टेंगल बोलते हैं। इसकी स्थिति होती है, देखो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर इसकी गुरुत्व केंद्र की स्थिति L/2 एंड B/2 दोनों के आधे आधे पर इसकी गुरुत्व केंद्र की स्थिति होती है। और हम बात करें इसके त्रिभुज की बात करें तो ट्रायंगल TRIANGLE, ठीक है। ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है। तो यहां पर देखो ध्यान दें, ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं। तो यहां पर अगर बिल्कुल आपको ऊंचाई दे रखी है तो आधार से h/3 पर, नीचे से इस पर, है ना। और इस तरह से है तो यहां से इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई के बीच में, मतलब चौड़ाई एक तरह से B/2 पर, इसकी आधार की जो ये चौड़ाई है इसके आधे पर। तो ये त्रिभुज हो गया। और बात करें इसकी वृत्त की, तो सर्कल बोलते हैं इसको। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में जो ये सेंटर है तो सेंटर पर ही होता है, मतलब R पर। यहां से देखें तो R पर ही होगा, या फिर देखा जाए तो सेंटर पर, ठीक है। नीचे से ले या ऊपर से ले, दोनों अक्षों पर क्या होगा, सेंटर से ही होगा इसका। और कौन सी आकृति होती है हमारे पास में, लगभग जनरली हम यही आकृतियां लेते हैं। और देखो मैं देखता हूं यहाँ पर कौन कौन सी कि तुम्हारे इसमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उसके आधार पर ही मैं तुमको बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर का क्या है, वर्ग का स्क्वायर। इसका अर्थ देखो यहाँ पर इसकी जो साइड है कुछ इस तरह से है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, सब A है। तो यहाँ पर A/2 पर है दोनों साइड्स में, दोनों साइड में ये है। तो ये हमारे जनरल फिगर होते हैं, यही ज्यादातर न्यूमेरिकल में काम में लिए जाते हैं। और अगर कहीं कॉम्प्लेक्स फिगर आती है तो मैं उसको न्यूमेरिकल में बता दूंगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर में देखेंगे। अब काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आएगी। आप इसको ध्यान से पढ़ें, कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। अब अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।